अभी इन दिनों आप लोग मुझे कई नामों से जानते होंगे, निर्भया, दामिनी, इस तरह के। लेकिन मैं हूँ मौमिता। मैं कोलकाता में रहने वाली एक छोटी सी मामूली सी लड़की हूँ। लेकिन आज कोलकाता के एक कॉलेज में मैं एक ट्रेनी डॉक्टर पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको मेरे साथ होने वाली घटना जो 8 अगस्त को हुई थी वो पूरी एक कहानी के रूप में बताती हूँ। और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी कहानी सुनकर मुझे इंसाफ मिलेगा और उस दरिंदे को फांसी मिलेगी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। बचपन में जब मैंने मेरे माँ बाप से कहा कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, तो मेरे माँ बाप ने गरीब होते हुए भी मेरी इच्छा को अच्छे से समझा और मुझे डॉक्टर बनाने के लिए हर काबिल कोशिश की। मेरे माता पिता की मेहनत की वजह से आज मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे आप सभी से ये कहना है, मेरे माता पिता को मेरे डॉक्टर बनने पर बहुत खुशी हुई और उनका नाम रोशन हुआ। मुझे आज आप सब लोग जानते हैं मौमिता के रूप में, आपकी बेटी के रूप में। आप लोगों ने इन दिनों मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मेरे परिवार को जो इस घटना के बाद सहारा दिया, उसी वजह से मैं आप सब तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक मामूली सी गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। मैं घर में इकलौती होने के कारण मेरे माता पिता बहुत लाड़ प्यार करते थे। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूं। और जब मैं बचपन में मेरे माता पिता को देखती थी कि वो कितनी मेहनत करते हैं, गरीब होने के बाद भी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। और जब ये बात बचपन में मेरे पिताजी के दोस्त, उनके साथ काम करने वाले जब बोलते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो सब लोग सोचते थे, अरे यार, हम इतनी गरीबी में हैं, डॉक्टर बनने में बहुत पैसा लगता है, कैसे हम उसको डॉक्टर बना पाएंगे। लेकिन मेरे पिता ने किसी की ना सुनी और मेरे लिए धीरे धीरे वो पैसे इकट्ठे करते रहे ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। मैंने नीट की परीक्षा बहुत अच्छे से क्लियर की, मुझे अच्छे मार्क्स मिले, जिसकी वजह से मुझे कोलकाता में आरजीकर कॉलेज में दाखिला मिला। इस कॉलेज के प्राचार्य थे संदीप घोष। मेरे प्राचार्य संदीप घोष, जब मुझे उनके बारे में पता चला, जब मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था, कि वो दवाइयों की कालाबाजारी भी करते थे और पेशेंटों से कभी ज़्यादा फीस भी लिया करते थे। मुझे बड़ा दुख होता था ये जानकर कि जिस जगह मैं कॉलेज में काम कर रही हूँ, वहाँ का प्राचार्य की नीति सही नहीं है और उनकी नीयत भी ठीक नहीं थी। 2019 में एक संजय रॉय नाम के शख्स की भर्ती हुई, जो कि एक सिविक वॉलंटियर के रूप में ज्वाइन किया था। संजय रॉय वैसे तो मुझे आदमी ठीक नहीं लगा। संदीप घोष का भी नाम कई बार दवाइयों की कालाबाजारी में और मृतक के शरीरों से ऑर्गन बेचने में भी कई बार सामने आया था। मैं ये जानते हुए भी मुझे बहुत गुस्सा आता था। कई बार संदीप घोष के बारे में चर्चाएं होती थी और उनका नाम हर गंदे कामों में लिया जाता था, जैसे कि मृतक के शरीर से ऑर्गन बेचना, दवाइयों की कालाबाजारी करना। तो मुझे भी ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता था और मैं भी कुछ करना चाहती थी। लेकिन मैं एक गरीब परिवार से होने की वजह से चुपचाप रहती थी। जब मैं मेरे माँ बाप को ये बोलती थी, उनसे ये इस बात का जिक्र करती थी कि मेरे हॉस्पिटल में, मेरे कॉलेज में ये सब होता है, तो मेरे माँ बाप यही कहते थे कि बेटी, तुझे एक बड़ा डॉक्टर बनना है तो तुम इन चीज़ों में मत पड़ो, हमें फालतू किसी चीज़ों में नहीं उलझना। और मैं उनकी बात सुनकर चुप हो जाया करती थी, उनके कामों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी।
लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जब ये संजय रॉय मुझे नोच देगा। मेरे भाइयों और बहनों, बात है 8 अगस्त की, जब सुबह मैं घर से निकली मेरे कॉलेज के लिए, नौकरी जाने के लिए। तब मैं घर वालों को यही बोल के निकली कि पापा अच्छे से दवाई ले लेना, टाइम पर दवाई लेना, और मम्मी अपना ध्यान रखना। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं दूर जाने वाली हूँ। और मैं जब अपनी नौकरी पर पहुँची तब मुझे शिफ्ट दी गई दिन की। मैंने उस दिन बहुत सारा काम किया और फिर मुझे इसके बाद शिफ्ट दी गई नाइट की, तो मैंने वो भी किया। इस तरह से कंटिन्यू मैंने लगातार 2 से 3 शिफ्टें की। उसके बाद जब मैंने वहाँ मरीजों को देखा, सबको अच्छी सेवाएं दी, तब मैं रात के करीब 11 बज चुके थे और मैं थक चुकी थी। तभी हमारी एक बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था जहाँ एक कमरे का काम भी चल रहा था। तो मैं आराम करने के लिए वहाँ पहुँच गई और जब मैं आराम करने बैठी तो बेड से ही थोड़ी सी मेरी नींद लग गई और मैं लेट गई। और लेटने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि नींद में काफ़ी थक चुकी थी, तो नींद मेरी गहरी हो गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि रात के कितने बज रहे हैं और कितने नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी गहरी नींद में थी। न जाने कब शराब पीकर संजय रॉय आया और उसने मुझे छुआ। उसके बाद फिर उसने मुझसे ज़बरदस्ती की, मेरे मुंह पर उसका हाथ रखा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। उसने मेरी आँखों के लगे चश्मे पर दे मारी, जिससे उसके कांच के टुकड़े मेरी आँखों में चले गए और मैं चिल्लाती रही, लेकिन उस दिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। मैं उससे लड़ती रही, जितनी मैंने कोशिश की, जितनी मुझ में ताकत थी, मैंने पूरे एफर्ट लगाए, लेकिन मैं हार गई उससे। उस दरिंदे ने मेरे साथ जो किया बहुत गलत था और मैं चाहती हूँ कि उसको एक फांसी की सज़ा तो कम से कम मिलनी ही चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिले, ताकि मैं और मेरी आत्मा और मेरे घर वाले सबको एक शांति मिले। उसने जो मेरे साथ किया वो बड़ा ही, दुनिया में सबसे बड़ा दुष्कर्म माने जाने वाला काम था, जो कि ये किसी भी लड़की के लिए या किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी महिला के लिए सही नहीं माना जाता। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना और विनती करती हूँ कि संजय रॉय को फांसी ज़रूर होना चाहिए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। ये है वो संजय रॉय। अब दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों और मेरे देशवासियों, मैं आपसे दूर जा रही हूँ। मेरे माँ बाप का ख्याल रखना और मुझे जल्दी से इंसाफ दिलवाने की कोशिश करना।